हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। भूत-प्रेत, आत्माओं से जुड़ी डरावनी कहानियाँ इस चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। असम। नाम सुनते ही एक अलग सी खुशी मिलती है। चारों तरफ हरियाली, नदी, झरने, साफ हवा, पेड़ पौधे, 100 में से 50% ऑर्गेनिक खान-पान और वहाँ के सीधे-साधे लोग। लेकिन जितनी बातें असम और आसाम के लोगों की मासूम है, उतनी ही कुछ बातें डरावनी और खौफनाक भी है। प्रणब एक थोड़े छोटे कद 28 वर्ष का नौजवान था। पढ़ा लिखा कम और थोड़ा भोला था। लोगों की बातों में जल्दी आ जाने वाला। कोई अगर किसी चीज़ की आस दिखा दे तो उस आस में बैठने वाला। लेकिन कोई ज़्यादा ही परेशान करे तो दाव लेके मारने आने वाला भी। दाव जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न्स के घर में पाए जाने वाला हथियार। प्रणब का पिता एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। अब अपने पिता से अब और ट्रक नहीं चल पाएगा, ये देख अब वो ट्रक चलाने की जिम्मेदारी लेता है। ट्रक पुराना होने की वजह से चलते चलते झटके खाते हुए अक्सर बंद पड़ जाया करता। पैसा जो आता वो खाने पीने में ही खत्म हो जाया करता। लेकिन प्रणब को ये यकीन था वो एक दिन गरीबी की दहलीज पार जरूर करेगा। प्रणब लोकल ट्रक ड्राइवर था। 50 से 100 किलोमीटर के अंदर ही वो ट्रक चलाया करता था। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन प्रणब को एक अनजान शख्स फोन करता है और उसके लिए काम करने को कहता है। फोन पे वो अनजान इंसान, हमारा कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। कई माल समंदर से तो कई माल सड़क के जरिए आता जाता है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो हमारे यहाँ काम कर सकते हो। वेतन की चिंता मत करना, वेतन भी तुम अच्छा ही प्राप्त कर लोगे। इतना सुनने के बाद मैं भी नौकरी के लिए हामी भर देता हूँ। तो वो शख्स मुझे मिलने बुलाता है। वहाँ जाके बात करने पे पता लगता है अधिकतर सफ़र रात का होने वाला है। मैंने कभी रात भर ट्रक नहीं चलाया था, लेकिन वेतन सुन के मेरी सारी चिंताएं ही मानो गायब सी हो गई। 20,000 उस समय में बहुत हुआ करता था। ज़रूरत की सारी चीज़ें, खान पान, इन सभी की तृप्ति के बाद भी काफ़ी पैसा बच जाता था। मालिक ने मुझे कल से ही काम में जुड़ने को कहा और कुछ पैसे पकड़ा दिए। मैं वहाँ से निकलकर घर पहुँचा और माता पिता को अपनी नौकरी के बारे में बताया। वे लोग भी खुश हो गए। मेरे पिता ने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी और अपना ध्यान रखने को कहा। मैं अगले दिन अपने ट्रक को साफ करके मालिक के यहाँ चला गया। मालिक ने मुझे, आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम आसपास के सामान ही लोडिंग और अनलोडिंग करना। मैंने वैसा ही किया। ऐसे करते हुए एक हफ्ता बीत गया। अगले दिन मालिक ने मुझसे सामान लोड करवा के बंगाल छोड़ने को कहा। अब मैं पहली बार 14-15 घंटे का सफ़र, वो भी रात में अकेले करने वाला था। थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मालिक ने किसी हेल्पर को मेरे साथ जाने को कहा। ये सुन के मैंने भी सोचा, एक से भली दो। हम दोपहर का खाना खा के वहाँ से बंगाल सिलीगुड़ी की ओर निकले। रास्ते में ट्रक कहीं बंद ना हो जाए, इसकी चिंता भी हमेशा ही सताती रहती थी। लेकिन उस दिन भर एक भी बार ट्रक बंद नहीं हुआ। चलते चलते अब शाम हो गई थी।
और अब हमने 4 घंटे का सफ़र पूरा कर लिया था। हमने चाय पकौड़े खाए और अब मेरे हेल्पर को मैंने ट्रक चलाने को कहा। सोचा मैं थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ, लेकिन मेरी आँख लंबे समय के लिए लग गई। अब जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा ट्रक रुका हुआ था और हेल्पर राजू गाड़ी में नहीं था। ये देख मैं थोड़ा सहम उठा। रात में सुनसान सड़क, सन्नाटे से भरी इस जगह पे अपने आप को अकेला पाना एक क्षण के लिए डरावना था। मैंने उबासी लेते हुए अपने हेल्पर को आवाज़ लगाई, राजू, अरे ओ राजू, कहाँ हो? लेकिन राजू कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैंने ट्रक से उतर के भी राजू को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन राजू आसपास नहीं था। मैंने ट्रक चालू करने की कोशिश करी, लेकिन ट्रक भी अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। पता नहीं राजू कहाँ चला गया था। अब मुझे वहाँ अकेले रहते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राजू का यहीं इंतज़ार करूं या ट्रक लेके आगे बढ़ जाऊं। लेकिन ट्रक चालू ना होने के कारण मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा ना था। आसपास की आवाज़ें अब मुझे बेचैनी का एहसास दिला रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे रास्ते को और भी डरावना बना रहे थे। मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और समय देखता हूँ तो 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। जैसे ही मैं गाड़ी से नज़र हटाकर आगे देखता हूँ तो तेज़ हवा के झोंके के समान कोई काली आकृति एकदम से उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि एक क्षण को मुझे लगा कि वो मेरा भ्रम है। मैंने ट्रक में गाने चला दिए और राजू का इंतज़ार करने लगा। मैं काफ़ी देर से एक चीज़ देख के भी अनदेखा कर रहा था और वो थी एक काली बिल्ली। अंधेरे में उसकी आंखें अलग ही चमक रही थी। वो काफ़ी समय से एक टक लगा के मुझे ही घूर रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा ट्रक के पास आके बैठ गई। मैंने जितना हो सके उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन वो वहाँ इस कदर बैठ गई थी जैसे कोई अपने शिकार के सही वक्त का इंतज़ार कर रही। या दूसरे पल के लिए मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो मेरे पहरेदारी में लगी हो। अब मुझे भूख भी लगने लगी थी। एकदम से जोर जोर से आवाज़ें आती है, प्रणव, प्रणव। मैं चारों ओर नज़र घुमाता हूँ और राजू का नाम लेते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता हूँ। कुछ सेकंड्स में मैं देखता हूँ राजू के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और वो लंगड़ाते हुए मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको देख परेशान हो जाता हूँ और क्या हुआ है तुम्हें और तुम गए कहाँ थे ये पूछता हूँ, तो वो पहले यहाँ से निकलने पे जोर देता है। मैं भी हड़बड़ी में आके उसको ट्रक में बिठाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ट्रक का तो अपना ही स्टाइल था। उतने में ही धड़ाम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसी चीज़ या किसी का हमारे ट्रक के ऊपर गिरने की थी। मैंने राम का नाम लेते हुए ट्रक को चालू करने की कोशिश करी। 3-4 बार चाबी घुमाने पे आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलरेटर पे पूरा पंजा रखते हुए गाड़ी भगाई। हमने 1 किलोमीटर भी नहीं पार किया था। हमारे साथ साथ वो काली परछाई चलती हुई हमें नजर आई।
और वो अब ठीक ट्रक के बोनेट के बीचों बीच आके बैठ गई थी। बस काली परछाई, चमचमाती हुई आंखें। रात के समय वैसा दृश्य इंसान को डर से कपा देती है। मेरा दोस्त राजू ये नज़ारा देख के भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बारी भगवान का नाम लेता है, उसी पल काली परछाई आगे का शीशा तोड़ के चलते हुए ट्रक से राजू को पकड़ के बाहर फेंक देती है। ये देख मैं झट से ब्रेक मारता हूँ, लेकिन राजू का पैर अब तक ट्रक के टायर के नीचे आ चुका था। वो जोर से चिल्लाया। उसी वक्त राजू की छाती पे वो काली परछाई बैठ जाती है और राजू का गला बेरहमी से दबाने लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, राजू को बचाऊं भी तो कैसे। मैं ट्रक से उतरकर राजू के पास जाता हूं तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूं। वो परछाई मुझे देख मेरे से थोड़ा दूर दूर सरक रही थी, जैसे वो राजू को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हो और मेरे से दूरी भी बनाना चाह रही हो। राजू का पैर अभी तक टायर के नीचे ही था। मुझे याद आता है मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है। मैं तुरंत माला आगे कर उसको राजू से हटने को कहता हूँ। वो हटना शुरू भी करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाके वो कहती है, इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे रहने की जगह पे पेशाब किया, वहां थूका, रखे गए सामानों को लात मारी। मैं उसको तभी मार डालता, लेकिन तब इसकी किस्मत अच्छी थी और अभी भी अच्छी है कि तू उसके साथ है। आज नहीं तो कल मैं इसको मार ही डालूंगा। इतना कह के वो परछाई वहां से गायब हो गई। मैंने रुद्राक्ष की माला राजू के गले में डाल दी और ट्रक पीछे लिया और जैसे तैसे राजू को ट्रक में बिठाया। उसका दाहिना पैर टूट चुका था। कटा हुआ निशान उसके पूरे जिस्म में था, जहां से खून की बूंदें टपक रही थी। ट्रक में बैठने के बाद राजू बोला, प्रणब, मैं नहीं बचूंगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैं मर जाऊंगा यार। मैं हिम्मत रखने को कहते हुए ट्रक भगाने लगा। किस्मत अच्छी होने के कारण मुझे कुछ ही दूरी पे हॉस्पिटल भी मिल जाता है। वहाँ राजू को भर्ती करवा के मैं ज़रूरी कागजात बनवा के उसका इलाज जल्दी करने के लिए गुजारिश करता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के भी कम नखरे नहीं थे। जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के मैंने इलाज करने को कहा। 2 घंटे में पता चलता है अब राजू की हालत थोड़ी ठीक हो गई है। मैं अपने मालिक को फ़ोन करके सब बता देता हूँ, लेकिन मालिक माल पहुँचाने पे ज़्यादा जोर देता है। कुछ ही देर में उजाला होने को था और अब राजू थोड़ा होश में आ गया था, लेकिन हर जगह उसके जिस्म पे पट्टियाँ लपेटी गई थी। उसको इस हाल में छोड़ मेरा वहाँ से जाने का मन नहीं किया, लेकिन माल भी पहुँचाना ज़रूरी था, तो मैं अकेला ही ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता हूँ और ट्रक भगाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन मेरे साथ भी अजीब सी घटना घटती है। रात को माल से भरा ट्रक वैसे ही सुनसान जगह से गुजर रही थी। तभी ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रक एक पेड़ से जा टकराता है। मेरा सर भी स्टीयरिंग में जा टकराता है। क्या हुआ ये देखने के लिए मैं नीचे उतर के देखता हूँ तो ट्रक के टायर पंक्चर होते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था पंक्चर पहले हुआ या पेड़ से टकराने के बाद पंक्चर हुआ। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि सच बताऊं तो अभी अभी ऐसा अनुभव से मैं गुजरा ही था। अब ट्रक का ये हाल देख के मैं चिंतित था।
ट्रक से एक एक्स्ट्रा टायर निकाल के मैं आगे का चक्का बदलने लगा और सोचा पीछे का चक्का कहीं रास्ते में ठीक करवा लूँगा। लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स अब टूट चुकी थी। मैंने ट्रक को रिवर्स गियर डाल पीछे करने की कोशिश करी और ट्रक भी एक ही बार में स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने पहला गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाया, ट्रक आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैंने खिड़की से पीछे देखा तो मेरा ट्रक 4-5 फीट ज़मीन से ऊपर हवा में उठा हुआ था। ये देख मेरा दिमाग सुन्न हो गया और एकदम धड़ाम से ट्रक नीचे ज़मीन पे गिरने की आवाज़ आई। उस झटके से आज तक मेरी कमर में दर्द होता है। मैं उतर के आसपास देखता हूँ पर कोई नज़र नहीं आता। मैं ट्रक में वापस चढ़ने लगता हूँ तो एकदम से मेरे सामने वही काली परछाई आ खड़ी होती है। मैं डर से थर थर कांपने लगता हूँ। तभी काली परछाई बोलती है, एक मटके में जिंदा मुर्गा, साथ में कुछ मीठा, 5 नींबू, 100 मीटर का काला कपड़ा और बकरी का दूध अगले 9 दिन तक इस पेड़ के पास रात 12 बजे रख दे, वरना तुझे और तेरे दोस्त को मारे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कह के वो गायब हो जाता है। मैं फटाफट ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता हूँ और उसकी फरमाइशों का इंतज़ाम करता हूँ। और कल से लगातार 9 दिन मैं उस पेड़ के सामने जाके चीज़ें रख देता हूँ। राजू ठीक होने के बाद बताता है, जब मैं उस दिन ट्रक राजू को पकड़ा के सो गया था, तब 10 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद उसको पेशाब लगी और वो ट्रक से उतर के सामने जाके पीपल के पेड़ में पेशाब करने लगा और अपना गुटखा थूकते हुए कुछ गाली देने लगा। वापस मुड़ के ट्रक में बैठने ही वाला था, कोई शक्ति मुझे घसीटते हुए पीछे खींचने लगी। कम से कम 1 किलोमीटर मुझे घसीटा गया और मेरी छाती पे बैठ मेरे शरीर को नोचने लगा। घुर्राते हुए आवाज़ में वो ये कह रहा था, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाएगा। तभी कुछ देर बाद एक इंसान के चलने की आवाज़ मुझे आती है। उसके हाथ में शायद डंडा था। ठक ठक की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। नज़र घुमा के यहाँ वहाँ देखा जैसा तैसे, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। वहाँ कोई ना कोई तो था, लेकिन देखने पे कोई नहीं था। आहट इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि वहाँ कोई तो आया था। उसके आने के बाद उस परछाई ने मुझे छोड़ दिया। तेज़ आवाज़ में घुर्राते हुए वो कहीं हवा में विलुप्त हो गया। मैं जैसे तैसे उठा, वहाँ से ट्रक की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पे मुझे आप और ट्रक दिखाई दी। ये सुन एक पल को मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मुझे ट्रक उसको पकड़ा के नहीं सोना चाहिए था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अदृश्य आत्माओं से, शैतानों से हम कतई नहीं लड़ सकते। उसके बाद से मैंने रात में अब ट्रक चलाना छोड़ दिया है। भले ही दूर पे कम कमाता हूँ, लेकिन रात में ऐसा सुनसान सड़क पे मैं अब ट्रक लेके नहीं जाता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।